सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट टीचर जॉब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज है आपका हिंदी का नववर्ष शुभारंभ। तो आप सबको हिंदी के नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में ये वर्ष मंगलमय हो, अच्छी खुशियाँ लेकर के आए आपके जीवन में। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कल देखे थे 10 तक। आज हम देखेंगे 11 से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे संबंधित जो भी फैक्ट होता है उसके विषय में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 16 वर्ष से लेकर 19 वर्ष से एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण और 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होता है आपका 8 से लेकर के 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? गिरोह की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एक सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु के बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, जो किशोरावस्था में चरम स्तर पर पहुंच जाता है। यह अतः हम कह सकते हैं कि जो गिरोह अवस्था होती है वह सामाजिकरण से संबंधित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे समूह बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक टोली बनाना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा बचपन में जो हम लोग 8 से 10 वर्ष की आयु में, तो हम लोग अपने एक टोली बनाते थे और उस टोली में ही कुछ अलग अलग तरह के खेल खेलते थे, जैसे छिपम छिपाई या इस तरह के खेल खेलते थे। तो ये अवस्था क्या होती है? गिरोह की अवस्था होती है। कितनी होती है? 8 से 10 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ज्ञान। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कल भी पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, जो ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो दोस्तों, ये है ब्लूम का संज्ञानात्मक विभाजन, जिसके अंतर्गत जो न्यूनतम स्तर है, यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है, वो होता है ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या आता है? अवबोध आता है। अवबोध के बाद आता है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 13। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर और कॉर्नबैक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ए, गेट्स व अन्य। तो दोस्तों, इसका हम लोग फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्लियर। यानी कि हम जीवन भर सीखते रहते हैं। इसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि जो भी हम नया नया ज्ञान अर्जित करते हैं उसके माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है। तो दोस्तों, यही स्टेटमेंट वो होगा कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। क्या उन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है वो हमारे अनुभव के माध्यम से, हमारे प्रशिक्षण, जो भी हम किसी भी चीज के विषय में ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्लियर। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो दोस्तों, 14 का जो सही आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें सी।
द्रुतगामी विकास का नियम। तो दोस्तों शारीरिक विकास का एक सतत विकास प्रक्रिया है। जो शारीरिक विकास है वो एक सतत विकास प्रक्रिया है जो कभी मंद तो कभी द्रुतगामी यानी कि तेज हो जाती है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का ही एक प्रमुख नियम है। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया कि जो द्रुतगामी विकास होता है वो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जिसमें हमारे शरीर का जो विकास होता है वो कभी तीव्र गति से होता है तो कभी मंद गति से होता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व और शारीरिक तत्व और वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो दोस्तों वो हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्लियर? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं क्या होता है। बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह मुख्य रूप से सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही होता है। यानी कि जो समाज है हमारा, किसी भी बच्चे की, अगर यहाँ पे बच्चे की बात हम देखें तो उसका जो समाज होगा वो उसी से ही उसका विकास होगा। वो जो चीज़ें वो देखेगा सीखेगा उससे ही उसका विकास होगा। परिवार के पश्चात समाज ही वह संस्थान है जहाँ बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक विकास, ये सारी चीज़ें आती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो समाज में हमें हमारे जो भी सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, यानी कि जो हमारे त्यौहार हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, उन सारी चीज़ों से हम अवगत हो पाते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आपका आंसर ये सही हो गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें विकास का सिद्धांत के विषय में पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका ए आंसर नहीं है, ये वाला ऑप्शन। इसमें देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है, ये जो आपका नहीं है इसी को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है। जब और इसमें नहीं है तो वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्लियर? तो दोस्तों इसका फैक्ट जानते हैं। जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास से परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण, विकास की दिशा में संबंधित सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो बी, सी और डी हैं, ये सारी चीज़ें बाल विकास से संबंधित है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत संबंधित नहीं है। विकास जो होता है वो माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर होता रहता है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो दोस्तों जो विकास होता है उसके परिणाम स्वरूप नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका, इसके विषय में हम जानते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके हैं गेसेल, हरलॉक, मेरेडिथ और डगलस और हॉलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गेसेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने विकास के संदर्भ में कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्लियर? ये इनका कथन था कि विकास के परिणाम स्वरूप ही नई योग्यताएं और नई विशेषताएं प्रकट होती हैं। अगर विकास होगा तो योग्यताएं भी आएंगी और विशेषताएं भी आएंगी। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखिए विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा 18 का वो हो जाएगा विद्रोह की प्रवृत्ति। यहाँ पे पूछ रहा तो मध्य किशोरावस्था से शुरू होता है विद्रोह की प्रवृत्ति। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था से होती है, जो कि इसके अनुसार 13 से 15 वर्ष मानी जाती है। और इस अवस्था में किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विद्रोह की भावना की अवस्था कहा जाता है, जहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी जो अपनी भावनाएं हैं, जो इमोशन है वो प्रबल हो जाते हैं।
यदि उसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें वो विद्रोह की भावना फूट पड़ती है। यानी कि समय होता है 13 से लेकर 15 वर्ष तक, ये किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग। तो इस अवस्था में बालकों पर अगर किसी तरह, या बालिकाओं पे, यहाँ पे किशोर की बात हो रही है, मध्य किशोरावस्था की बात हो रही है, तो इस अवस्था में अगर उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो विद्रोह की भावना उनमें फूट पड़ती है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, अधिकतम विकास होता है वो होता है किशोरावस्था। क्लियर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर और वास्तविकता पर और ध्यान पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जो शिशु का अधिकांश व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है? वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिशु की बात हो रही है, तो इसका संबंध किससे होगा? शैशवावस्था से होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि शिशु की बात हो रही है, शिशु का संबंध शैशवावस्था से होगा। और शैशवावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें शिशु व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना पर हम बात करें तो उसके अंदर रोना, हंसना, ये सारी प्रवृत्ति आती है, ये होता है शैशवावस्था। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अब आपके लिए टेट भी एक बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, क्योंकि टेट के बाद ही सुपर टेट आता है। तो टेट में आपको उनसे पढ़ाई करनी है जिससे कि आपको सुपर टेट में इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि सुपर टेट में ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट हो जाते हैं दोस्तों जिसमें आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने टेट पर फोकस करिए, इस 5 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।